हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर यूजीसी नेट जून 2024 के लिए हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। और उसी के संदर्भ में हमारी चल रही है इकाई नंबर 6, जिसमें कि इकाई नंबर 6 जिसमें कि हिंदी के उपन्यास दिए गए हैं। तो हिंदी के कुछ उपन्यास दिए गए हैं इस प्रकार से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक एक उपन्यास हैं और एक एक ये उपन्यासकार हैं। तो इनके अलावा ये उपन्यास तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक उपन्यास में से तो हो सकता है आपसे एक या दो ही प्रश्न पूछे, लेकिन इसके अलावा एक उपन्यास नाम आपके सिलेबस में और भी दिया गया है। जैसे कि यूनिट नंबर 6 के अंदर तो दिया ही गया है। दूसरा मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो ये मैं सारा आपका यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और यूजीसी नेट हिंदी का जो सिलेबस है मैंने डिटेल डिस्कशन के साथ अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर वीडियो डाल रखी है। आपने नहीं देखी है तो देख लें, वहाँ से समझ लें और किस प्रकार से आपको पढ़ना है वो अच्छे से आप देख लें। तो ये है हमारी यूनिट नंबर 2, तो जिसमें कि यहाँ पर आपको उपन्यास का ये यूनिट नंबर आपकी 2 है। और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपका दिया गया है उपन्यास, हिंदी गद्य की विधाएं। तो इनमें उपन्यास दिया गया है। नाटक और कहानी लगभग हम कर चुके हैं और निबंध भी मैंने करवा दिए हैं। जो आपके यहाँ पर निबंध दिए गए हैं तो ये निबंध मैंने करवा दिए। नाटक थोड़ा सा रह रहा है, कहानी मैंने संपूर्ण करवा दी। महिला कहानीकारों पे मैं डालूंगी और वीडियो, मतलब जो मेन बात है, यानी कि अगर आपका कंप्लीट सिलेबस भी नहीं हो पाता है तो 80% जो सिलेबस है इतना तो मैंने करवा दिया है। अगर पहले आप इतना कर ले तो फिर छोटी छोटी क्लासेस बचेंगी, वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये है उपन्यास। और हमने शुरुआत के कल एक वीडियो डाली थी उपन्यास, मैंने उसमें लिख दिया था पार्ट नंबर 1। तो आज हम करेंगे उपन्यास पार्ट नंबर 2। और भारतीय उपन्यास की क्या अवधारणा है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हमने पढ़ लिए थे। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उपन्यासकार नाम से मैंने यूनिट नंबर 6 लिखकर और पार्ट नंबर 1 लिखकर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे प्रेमचंद और उनका युग, यानी कि प्रेमचंद के उपन्यास तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ प्रेमचंद के समकालीन जितने भी उपन्यासकार थे उन सभी उपन्यासकारों के उपन्यास, उनकी वर्ण विषय क्या है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और उनके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारा हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद और उनका युग। और ध्यान से देखना, आप बेवकूफ़ों की तरह आपको बिल्कुल रचनाएं रटनी नहीं है। देखो यहाँ पर वर्ष 2000 तक ही दी हुई है, 2000 के बाद की रचनाएं आपको याद नहीं करनी है। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहा हो कि 2000 के बाद प्रकाशित हुई हैं वो भी, तो इतना आपको सिलेबस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो ये मैंने सिलेबस आपको दिखाया है। ये यूनिट नंबर आपकी 2 है। यूनिट नंबर 2 में से हम कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 6 में भी पर्टिकुलर आपके उपन्यास दिए गए हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो उपन्यास है, उपन्यास का जो विकास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रेमचंद पूर्व का युग और एक प्रेमचंद के समकालीन युग और एक प्रेमचंदोत्तर युग, 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यासकार थे वो हम पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद व उनका युग। तो ये हमारा आज का हेडिंग रहेगा, आप इसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं उपन्यास। तो सबसे पहला ही देखो, यहाँ पर आपको सारे उपन्यास भी मिलेंगे, उपन्यास के प्रकाशन वर्ष भी मिलेंगे और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे। तो आपको दाएं बाएं कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपने जो बुक परचेज कर रखी है अपने उस बुक से पढ़ना, पहले आप वीडियो देखना, फिर अपनी बुक से उसी टॉपिक को पढ़ना और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बुक में नज़र आएंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं और कुछ मेरी वीडियो से। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई पॉइंट हमारा उस बुक में से कुछ छुटा ही नहीं है।
ठीक है। और देखो किताबों में भी बहुत कुछ दिया हुआ होता है, सारा कुछ हमें पढ़ना भी नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट अपने स्मार्ट स्टडी करते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई हुई होती हैं उन्हीं पर फोकस करते हैं तो वो जल्दी से सफलता हासिल कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार और शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो मुंशी प्रेमचंद का जो समय सीमा है वो 1880 से 1936 ईस्वी तक है। 1880 में इनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मूल नाम धनपत राय है। अक्सर टीजीटी जैसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। मतलब मुंशी प्रेमचंद की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं जो प्रकाशित हुई वो नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुई और मूल नाम जो था वो धनपत राय था, ये आपको याद रखना है। जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। अब प्रेमचंद धनपत राय जो इनका मूल नाम था धनपत राय, ये किसने दिया था मुंशी प्रेमचंद जी को, तो उर्दू के एक लेखक थे दया नारायण निगम ने इनको धनपत राय नाम दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया था, यानी कि मुंशी प्रेमचंद नाम से अब ये जाने जाते हैं साहित्य में। तो पहले इनका नाम धनपत राय था, लेकिन धनपत राय की जगह जो प्रेमचंद नाम दिया वो उर्दू के एक लेखक दया नारायण निगम ने दिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया, दया नारायण निगम ने दिया, जो उर्दू के एक लेखक थे। जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में, बचपन का नाम धनपत राय, ठीक है। और बाद में ये इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या किया, नवाब राय, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, यानी कि प्रेमचंद को प्रेमचंद तो कहा ही जाता है, तो प्रेमचंद नाम तो दया नारायण निगम ने दिया। अब प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई है, तो ये संज्ञा किसने दी थी, एक बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। तो आपसे प्रश्न टीजीटी जैसे एग्जाम में इतने ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का नाम जो दिया वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया और प्रेमचंद जो नाम दिया वो दया नारायण निगम ने दिया। मूल नाम था धनपत राय, जन्म 1880, मृत्यु 1936 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित काफ़ी जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में। तो प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। मतलब प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में, मतलब मूल रूप से इन्होंने उर्दू में लिखे थे कुछ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने, लेकिन उनका बाद में हिंदी रूपांतरण किया। तो वो कौन कौन से उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अपने नोट्स बनाइए। तो असरारे मुआविद ये एक उपन्यास था, मूल उपन्यास जो कि उर्दू में लिखा गया था और इसका प्रकाशन वर्ष 1903 से 1905 के बीच में था। और हिंदी रूपांतरण इसी उपन्यास का, असरारे मुआविद उपन्यास का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया, तो वो देवस्थान रहसे, यानी कि हिंदी में इस चीज़ को बोलें तो बोलेंगे देवस्थान रहसे, इस नाम से हिंदी में रूपांतरण किया 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट उपन्यास है हम खुरमा व हम सवाब। तो इसका 1906 में प्रकाशन हुआ था उर्दू में, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किया किस नाम से, प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। यानी कि प्रेमा नाम का जो उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया प्रेमा नाम से। तो उसका दूसरा नाम इस नाम से भी जाना जाता है, दो सखियों का विवाह। तो ये कब प्रकाशित हुआ, हिंदी में 1907 में। नेक्स्ट उपन्यास आता है जो उर्दू में लिखा गया और इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, वो है गबन। तो गबन भी शुरू में किस में लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था और उर्दू में इसका नाम था कृष्णा नाम था। और हिंदी में जब इसको रूपांतरित किया गया तो गबन नाम दिया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये हिंदी में कब प्रकाशित हुआ, 1931 में, और उर्दू में कब प्रकाशित हुआ था, 1907 में।
तो ये ध्यान रखना है। जलवाए इसार, तो ये भी उर्दू में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक उपन्यास था, जिसको इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया वरदान नाम से। ठीक है, ये हिंदी में कब प्रकाशित हुआ? 1921 में। इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है और यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न ये उपन्यास उर्दू में लिखा गया था बाजारे हुस्न नाम से, लेकिन हिंदी में जब इसका रूपांतरण किया गया तो इस उपन्यास का नाम हो गया सेवा सदन, और हिंदी में प्रकाशित हुआ 1918 में। जब एक बार एग्ज़ाम दिया था मैंने पीजीटी एस्टेट का, तो उसमें सेवा सदन की जो है विषय वस्तु क्या है एक लाइन में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गोसाएं आफियत, तो ये प्रेमाश्रम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके ये सारे गबन से लेकर काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोसाएं आफियत जो उपन्यास उर्दू में लिखा गया उसका हिंदी में रूपांतरण प्रेमाश्रय नाम से किया गया, और इसका प्रकाशन हुआ 1922 में। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पीछे का पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। चौगाने हस्ती, ये भी उर्दू में लिखित एक उपन्यास था, जिसको हिंदी में रंगभूमि नाम से रूपांतरित किया, और ये 1925 में प्रकाशित हुआ। इन दोनों के सन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब इन्हीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हम देखते हैं। असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, तो ये असरारे माविद तो ये आप देख रहे हैं ये प्रथम उपन्यास है, हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। ये याद रखना है कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो सेवा सदन। और सेवा सदन आप जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में। याद रखना है 1918 में प्रकाशित हुआ था। और प्रेमचंद हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। यानी कि प्रेमचंद जी आपको पता है कि पहले ये उर्दू में लिखते थे, तो हिंदी में मूल रूप से ये देखना ये हिंदी के उपन्यास तो हैं, लेकिन उर्दू वालों का हिंदी में रूपांतरण किया गया है, ना कि मूल उपन्यास है। याद रखना मूल होता है जो मूल रूप से लिखा जाता है, और ये क्या है, ये मूल रूप से लिखे तो गए थे उर्दू में, लेकिन इनका हिंदी में रूपांतरण किया गया था। लेकिन मूल रूप से ही हिंदी में प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास था? कायाकल्प। कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। याद रखेंगे असरारे माविद प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास था, प्रथम उपन्यास था, चाहे उर्दू का कहे चाहे हिंदी का कहे, ये तो इनका पहला ही उपन्यास था। तो ये प्रथम उपन्यास ये था। अगर भाषा के दृष्टिकोण से पूछे तो ये उर्दू में लिखा गया था, और सेवा सदन इनका प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, और हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है जो 1926 में प्रकाशित हुआ। और सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। रूठी रानी इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो उपन्यास है रूठी रानी, वो किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, या उपदेशात्मक है? तो किस प्रकार का है? ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं और वीडियो डालूंगी, क्योंकि अभी मैं हिंदी जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वो मुझे कंप्लीट करवाना है। तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो रूठी रानी जो उपन्यास था वो ऐतिहासिक उपन्यास था। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नलिखित हैं। तो अभी तक हमने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, वो इनके उर्दू के उपन्यास थे, और अब हम इनके हिंदी के उपन्यास पढ़ेंगे। तो हिंदी में शुरू में तो वही दिए गए हैं जिनका उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया गया था। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखना एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास है देवस्थान रहस्य, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ।
और देव स्थान कौन से होते हैं आपको पता है, हमारे जो भी तीर्थ स्थान होते हैं जैसे मंदिर है इनका, तो इनकी रहस्य का पर्दाफाश किया गया है इस उपन्यास में। तो इसकी विषय वस्तु अगर आपसे दी जाती है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि आपके पेपर में आ जाए, मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कौन से उपन्यास में की है, तो इसका होगा देव स्थान रहस्य। आपके नाम से, इसके उपन्यास के नाम से पता चल रहा है। दूसरा है प्रेमा, इसमें दो सखियों के विवाह के बारे में बताया गया है। ये 1907 में प्रकाशित हुआ और हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। विषय वस्तु साथ साथ दिया गया है, बहुत ज़्यादा और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर इनके पात्र पूछे तो लास्ट में ये पात्र वगैरह भी मैं सब कुछ आपको करवाने वाली हूँ। अगला जो उपन्यास आता है सेवा सदन, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। तो ये सेवा कौन करते हैं, वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। ये जो उपन्यास है सेवा सदन, इसकी विषय वस्तु पूछा गया था कि वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। मतलब ये पूछा था कि सेवा सदन उपन्यास की मूल विषय वस्तु क्या है। तो 4 तरीके की इस प्रकार की लाइनें ऑप्शन में दी गई थी। तो मुख्य रूप से ये वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है कि एक वेश्या के जीवन में उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो ये सेवा सदन उपन्यास में है। और प्रेमा नामक उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। और देव स्थान में जितने भी हमारे मंदिर और तीर्थ हैं उनमें जो भ्रष्टाचार और जो पाखंड है उनकी आलोचना की है। ठीक है, शायद आपको साथ ही साथ याद हो रही होंगे। और वरदान जो है 1921 में रचित उपन्यास है। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें। प्रेम एवं विवाह की समस्या वरदान नामक उपन्यास का विषय वस्तु है। नेक्स्ट जो उपन्यास है प्रेमाश्रम है। और प्रेमाश्रम जो है 1922 में रचित प्रकाशित हुआ था। और इसकी जो मुख्य वस्तु है यानी कि विषय वस्तु है, इसमें क्या कहा गया है, तो वो है औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। ठीक है। रंगभूमि मोस्ट इम्पोर्टेंट 1925 में प्रकाशित हुआ था रंगभूमि उपन्यास। औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। रंग मतलब रंग भाई कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी कई प्रकार की समस्याओं को उजागर किया गया है। तो रंग आप ट्रिक से बना देती हूँ मैं आपको। जैसे कि रंग कई प्रकार के होते हो, तो इसमें एक तो औद्योगिकरण के दोष बताए गए हैं, एक पूंजीवादियों की जो शोषण नीति होती है उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। अंग्रेजों के अत्याचार, 3 अक्षर याद रखने हैं आपको, 3 या 4, औद्योगिकरण, पूंजीवादियों, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों के का चरित्र एवं हीनता का विश्लेषण। ठीक है, इनका जो इन पर रंग डाला गया है। इस प्रकार से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं और 1925 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रम 1922 मतलब 2 बार 2 आए हुए हैं और इसमें 2 सखियों के वो बताया गया था। प्रेमा था सॉरी। ठीक है, तो औपनिवेशिक जमींदार एवं किसानों के संबंध में, यानी कि जमींदार और किसान 2 ही हैं। औपनिवेशिक शासन में जो किसी के गुलाम होते हैं ना दूसरे, उन्हें औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। तो उस समय जो जमींदार और किसान थे उनके संबंध का चित्रण किया गया है। कायाकल्प मुख्य रूप से अभी बताया था मैंने कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित, अभी तक ये सारे थे, ये शुरू में प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखे थे और बाद में इनका हिंदी में रूपांतरण किया था। लेकिन कायाकल्प जो 1926 में प्रकाशित हुआ, ये प्रेमचंद जी द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास था। तो इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। यानी कि पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, तो पुनर्जन्म होता है तो कायाकल्प हो जाता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अभी हम प्रेमचंद ही पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन जितने भी उपन्यासकार हैं उनको हम इनके बाद ही देखेंगे। अब प्रेमचंद के और भी उपन्यास हैं, हिंदी के उपन्यास हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, करमभूमि, गोदान, गबन, ये सारे इन्हीं के उपन्यास हैं। तो अब देखते हैं निर्मला।
निर्मला उपन्यास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक प्रश्न लाजमी है। आपको प्रेमचंद जी के उपन्यास या प्रेमचंद जी की कहानी या प्रेमचंद जी की जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब है निर्मला। निर्मला कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण, मतलब विवाह निर्मल नहीं हो पाते हैं। निर्मला नाम की एक औरत है जिसका अनमेल विवाह हुआ और वो उसमें भी दहेज देकर हुआ। ऐसे याद रखना, निर्मला का जो विवाह है वो निर्मल नहीं था, अनमेल विवाह था और दहेज की समस्या का चित्रण किया गया है निर्मला में। सेवा में वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया गया है और निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कि ढूंढने से भी आपको इधर उधर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना ले साथ साथ। गबन आता है, 1931 में प्रकाशित हुआ। ये भी हिंदी में रचित एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। तो मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। किसका? गबन में किसके बारे में? जैसे कि हम सब मध्य वर्गीय जीवन में ही आते हैं, तो मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्म भूमि, कर्म अपने हैं भाई, हिंदू के अपने कर्म हैं, मुस्लिम के अपने कर्म हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद यहाँ नहीं चल रहा है। तो कर्म भूमि जो उपन्यास है 1933 में लिखा गया। और हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो द्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है इसमें। कर्म मतलब अछूत, दलित, किसान और हिंदू मुस्लिम एकता के उत्थान की कथा के बारे में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1936 में रचित गोदान उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास। किसान जीवन की माँ गाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके उपन्यास में दिया भी गया है गोदान, जो मैंने अभी यूनिट नंबर 6 आपको दिखाई थी शुरू में। और मंगलसूत्र 1948 में लिखा था, लेकिन ये उपन्यास इनका अधूरा रह गया था। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा था, तो वो था मंगलसूत्र। अभी और देखते हैं। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अभी हमने शुरू में पढ़ा था, ये प्रेमा जो उपन्यास था शुरू में उर्दू में लिखा गया था, जिसमें दो सखियों के विवाह के बारे में बताया गया था। इसी उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास था जो शुरू में उर्दू में लिखा गया और बाद में प्रतिज्ञा नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ, तो ये था इनका प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रेमचंद ने नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं वो किस प्रकार के उपन्यास हैं, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्द लगा लो। आदर्श, एक तो है आदर्श यानी कि वे उपन्यास जो हमारे सामने आदर्श उपस्थित करते हैं, और एक होता है उन्मुख, मतलब आदर्शों की तरफ हमें उन्मुख करते हैं, बढ़ाते हैं। और एक है यथार्थवादी, यथार्थ का मतलब होता है जैसा उन्होंने देखा वैसा का वैसा अपने उपन्यास में चित्रित किया, उसका वर्णन किया। तो मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास लेखन की किस परंपरा का प्रवर्तन किया? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लें बिल्कुल। अब ये तो थी प्रेमचंद जी की कहानी, और प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास थे उर्दू के, हिंदी के, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं, चाहे वो उर्दू में हो चाहे हिंदी में हो, सभी की वर्ण विषय हमने पढ़ ली है। और अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के जो समकालीन उपन्यासकार थे, जैसे कि उनमें पहला नाम आता है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। पहला है माँ, दूसरा है भिखारणी और संघर्ष।
ट्रिक किस प्रकार से याद रखेंगे, पूरे विश्व में विशंबरनाथ, पूरे विश्व में जो माँ है वो एक भिखारी की तरह रहती है, भिखारी की तरह संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए। आप इस तरीके से याद रखेंगे, विशंबरनाथ शर्मा कि पूरे विश्व में जो माँ है एक भिखारी की तरह अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या करती है, संघर्ष करती है। तो जैसा कि माँ उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ, भिखारनी भी 1929 में और संघर्ष 1945 में प्रकाशित हुआ। अब माँ उपन्यास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरीके से आपको देखो हर एक उपन्यास की जो विषय वस्तु है यानी कि उसकी कथा वस्तु है उसके बारे में तो आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप नाम से, क्योंकि कोई भी जो उपन्यासकार है या रचनाकार है, कोई किसी रचना की रचना करता है तो वो कोई एक मुख्य पॉइंट केंद्र में रखकर ही उसकी रचना करता है। जैसे कि माँ उपन्यास लिखा तो इसका केंद्र माँ ही होगी और इसका विषय भी किसके इर्द गिर्द घूमेगा, माँ के इर्द गिर्द ही। तो ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता रही हूँ जिससे कि अगर आपको उपन्यास की विषय वस्तु नहीं भी पता है और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर उसको टिक कर सकें। तो माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन और भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण। तो भिखारी बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं और अंतरजातीय विवाह की समस्या रहती है, प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। इनका कोई बेचारों का स्टैंड नहीं होता, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। संघर्ष आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। अब नेक्स्ट अगला जो नाम आता है, प्रेमचंद के समकालीन में शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया एक उपन्यास है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि देहाती दुनिया नामक उपन्यास किसकी रचना है। तो ये शिवपूजन सहाय की है और 1926 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। मतलब शिवपूजन सहाय ने ज़्यादातर जो उपन्यास लिखे वो आंचलिक उपन्यास ही लिखे हैं। और गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया, अब आपको कैसे याद रखते हैं, देहाती दुनिया नामक उपन्यास किसने लिखा, शिवपूजन सहाय ने। कब प्रकाशित हुआ, 1926 में। किस प्रकार का उपन्यास है, तो एक आंचलिक उपन्यास है। किसने आंचलिक उपन्यास मानना, गोपाल राय ने, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपको रिलेट करके करना है। नेक्स्ट आता है चंडी प्रसाद हृदयस ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास की रचना की। यानी कि चंडी प्रसाद हृदयस ये एक रचनाकार का नाम है, उपन्यासकार का नाम है, ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में, मतलब कौन सी शैली को अपनाया, भावपूर्ण और आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात दो उपन्यास की रचना की। किसने, यानी कि मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास आपसे पूछे तो ये चंडी प्रसाद हृदयस द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट नाम आता है पांडे बेचन शर्मा उगर ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। मतलब जो पत्र रूप में लिखे गए उपन्यास या पत्रात्मक उपन्यास के जो प्रवर्तन था वो किसने किया, पांडे बेचन शर्मा उगर ने। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उगर ने चंद हसीनों के खतूत जिसे कि हम पत्री कहते हैं, तो पत्रात्मक शैली का प्रयोग पांडे बेचन शर्मा उगर ने किया। और कौन से उपन्यास से किया, चंद हसीनों के खतूत। किसने लिखा, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार। ये पांडे बेचन शर्मा उगर ने लिखा और 1927 में प्रकाशित हुआ। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा गया है। यानी कि आपसे पूछे कि किसकी रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो रचनाएं हैं यानी कि उपन्यास है उनको घासलेटी साहित्य कहा। किसने कहा, बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा। और किस पत्रिका में, ये विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी ने। यानी कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य का।
मैं इतनी बार एक प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाएगा। पांडे बेचन शर्मा के उपन्यास, ये उनका उपन्यास वर्ष और ये उनकी विषय वस्तु। देखा, इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़ें और चैनल को जमकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चंद हसीनों के खतूत, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का पहला ही उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। ये 1927। हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण। भाई मतलब एक लड़की हिंदू है और एक मुस्लिम है, मान लो एक तरफ लड़का हिंदू लगा लो या लड़की मुस्लिम लगा लो, और उनका प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। जब इनको, जैसे कि हमारे समाज में ये रीत है कि हिंदू मुस्लिम की शादी एक साथ नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये आपस में पत्र के माध्यम से अपना संवाद करते हैं, ऐसे आप याद रख लेंगे। तो चंद हसीनों के खतूत यानी कि खत के माध्यम से अपना प्रेम करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। दिल्ली का दलाल, वधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, ये मैंने ऐसे याद किया थे। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का जो दलाल है वो कुछ हसीनों को खतूत लिखता है। वधवा की बेटी जो कि एक शराबी है, तुम्हारी आंखों में, इस तरीके से आप याद कर लें, इनको याद हो जाएंगे, आसान है। और दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित हुआ। युवतियों का दलाल, दलाल है तो क्या करेगा, क्रय विक्रय करेगा, करने वाले संस्थाओं का पर्दाफाश किया। किसका क्रय विक्रय, युवतियों का, ठीक है। बुधवा की बेटी, ये अछूतोद्वार की समस्या यानी कि मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण किया, इसका मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण किया। वधुआ की बेटी और अछूतोद्वार की समस्या का चित्रण किया गया है। शराबी जो उपन्यास है, वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में, शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा, ये भी इसके नाम को ही डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ से इसका विषय वस्तु आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आज हम प्रेमचंद युगिनी ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 ही पेज और हैं और उसके बाद ये तृतीय उत्थान आ जाएगा, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इससे पीछे की वीडियो हम पूरे ये कर चुके हैं पेज, तो ये है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नेक्स्ट है चॉकलेट। चंद हसीनों के खतूत, वधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। और अब आता है चॉकलेट, फिर जी जी जी, और फागुन के दिन 4 और जूहू। आप इनके अपने एक ट्रिक बना ले। और जी 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 जो है ये हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। तो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक है वो जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। यानी कि प्रकृतिवाद का नाम यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पांडे बेचन शर्मा उग्र है उन्होंने जो उपन्यास लिखे वो प्रकृतिवादी उपन्यास लिखे, ठीक है। तो प्रकृतिवादी उपन्यास का प्रथम जनक तो किसको माना जाता है, जोला को। और हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मेरा गला भी थोड़ा सा जाम है। तो अभी उपेंद्र नाथ इसके बारे में हमने पढ़ा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। और प्रकृतिवादी उपन्यासों का वैसे जनक किसको माना जाता है, जोला को माना जाता है। और हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसको माना जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को। और नेक्स्ट इसमें जो प्रेमचंद युगीन और अन्य उपन्यासकार हैं उसमें अगला नाम आता है ऋषभ चरण जैन का। तो ऋषभ चरण जैन एक प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं, ये भी प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ऋषभ चरण जैन की पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये है दिल्ली का व्यभिचार और उसका था
पांडे बेचार दिल्ली का दलाल, तो ये दिल्ली का दलाल ये तो था पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ऐसे याद रखना है जो दलाल होते हैं ये उग्र होते हैं दिल्ली के। दिल्ली का दलाल तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली का व्यभिचार तो ये है ऋषभ चरण जैन का। और इनके कई सारे उपन्यास हैं, ये एक साथ ही दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष भी इनके साथ साथ हैं। पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, और व्यभिचार सही लिखा हुआ है ये, वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाईनेस, मैं खाना, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे। अब देखना है कि इसकी मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाती हूँ। जैसे कि इसके थोड़े से उसे अश्लील टाइप के जैसे नाम लिख रहे हैं, वेश्यापुत्र, व्यभिचार, चंपाकली, दिल्ली का कलंक, तो इस प्रकार के इनके ये उपन्यास हैं। इनकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? पैसे का साथी, जो लोग जिनके पास पैसे हैं वो दिल्ली में व्यभिचार करते हैं वैश्यापुत्रों के साथ, और उनमें मास्टर साहब भी हैं। मास्टर साहब क्या करते हैं फिर उस सत्य को जानने के लिए, मतलब दिल्ली के अंदर जो व्यभिचार हो रहे हैं उस सत्य को जानने के लिए उसका रहस्य में जानते हैं, और फिर जान पूछकर जानने मास्टर साहब सत्याग्रह को जानने की कोशिश करते हैं और उस रहस्य को भी जानने की कोशिश करते हैं कि फिर, और निष्कर्ष ये निकालते हैं कि दिल्ली पर कलंक लगा दिया। चंपाकली मैं खाने में जाती है, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे। बहुत ही आसान है, इसके आप ट्रिक बनाएंगे तो आसानी से इसकी ट्रिक बन जाएगी। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। तो ये सब जितने भी इतिहास ये साहित्यकार हुए हैं सभी ने अपने अपने ढंग से किसी ने किसी को माना है तो किसी ने किसी को। तो कुछ आलोचक हैं जिसमें वो हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को भी मानते हैं। वैसे मुख्य रूप से जोला को माना जाता है, और हिंदी में प्रकृतिवादी का जनक किसको माना जाता है ये मैंने अभी आपको बताया था, पांडे बेचन शर्मा उग्र को। और कुछ आलोचक किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। तो प्रसाद के 3 उपन्यास हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कंकाल, तितली, इरावती। 3 ही हैं इसलिए इनके सन भी देख लेना, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। तो ये जो इरावती उपन्यास था ये इनका पूर्ण है, मतलब ये पूरा नहीं लिख पाए थे, और कंकाल और तितली जो हैं दोनों उपन्यास इनके ये पूर्ण हैं। और कंकाल में क्या किया गया है? तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्र, मतलब जो कंकाल होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं ना, तो स्केलेटन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस ये कंकाल। तो उस समय के जो तत्कालीन समाज था उसका यथार्थ और नग्न भी चित्रण किया गया है। किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, कंकाल में। ठीक है। तितली, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। इसको आप ऐसे रखेंगे कि जैसे पूंजीपति लोग होते हैं वो समाज में तितली की तरह मंडराते रहते हैं। तो तितली क्या है? पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। और कंकाल तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्र। और ये दोनों ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं, महत्वपूर्ण है। और कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, मतलब वो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसमें आ जाएगा इरावती। और इरावती जो था एक ऐतिहासिक उपन्यास था। नेक्स्ट नाम आता है प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। मतलब कुछ इनके उपन्यास हैं जो प्रकृतिवादी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इनको भी कुछ जो आलोचक हैं वो प्रकृतिवादी उपन्यासकार मानते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के कौन कौन से उपन्यास हैं? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार और आत्मदाह, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। और हृदय की परख विधवा पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण, और हृदय की प्यास इसका कुछ यहाँ नहीं दे रखा है। और अमर अभिलाषा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। व्यभिचार प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन, ये मैंने आपको बताया ना पहले ही, ये ऐसे ही हैं सारे।
और ये जो 2-3 हैं मतलब उपन्यासकार जैसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री और पांडे बेचन शर्मा, उगर ऋषभ चरण, इनके सारे ये इसी प्रकार के उपन्यास हैं। तो याद रखेंगे ऋषभ चरण जैन के 2 तो हृदय का ही हैं, हृदय की परख, हृदय की प्यास, मतलब हृदय की प्यास की अमर अभिलाषा है कि व्यभिचार न किया जाए चाहे आत्महत्या करनी पड़े। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता, समाज की वेदी पर, साकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी उपन्यासों की रचना की। अब अनूपलाल जो मंडल हैं ये भी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं, बट इतना नाम इनका महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप ये देख लें, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तक प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया है। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने न पाए। ठीक है, तो ये आप करना चाहे, अनूपलाल मंडल के बारे में आप जानना चाहे तो जान सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करें तो कोई वो नहीं है। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। अब इनका नाम महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के अंदर, सियाराम शरण गुप्त, और गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। देख रहे हैं हम कुछ उपन्यासकार हैं वो आदर्शवादी एवं यथार्थवादी हैं, कुछ उपन्यासकार प्रकृतिवादी हैं और कुछ उपन्यासकार गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सियाराम शरण गुप्त की पढ़ रहे हैं हम। गोद, तो प्रथम एक उपन्यास है गोद जो 1932 में प्रकाशित हुआ। संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण। ठीक है। अंतिम आकांक्षा, तो इसका विषय वस्तु है सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी, समकालीन हिंदू स्त्री की असहाय एवं विवस्था। अब नारी का नाम लेते ये सब बातें तो कॉमन होती हैं, तो आप ये आपका ध्यान ही रह जाएगा। ठीक है। और गोद आपको पता है, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण, तो ये अपने नाम को पूरा अभिनीत कर रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट आता है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भी गांधीवादी यानी कि मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो है, कृतियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? विदा, विजय, विकास, विसर्जन, कई है इनकी, सारी वह से हैं। तो विदा, विजय, विकास और विसर्जन भी है इनका एक। तो ये सारे उपन्यास हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव के, इनके आप नाम याद कर लें। और नेक्स्ट है राधिका रमन प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो राधिका रमन प्रसाद का कहानी में भी नाम आता है राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुम्बन और चाटा। तो ये आप सब रहने दें, मैं आपको बताती हूँ अगला नाम आपको किसका करना है, जीपी श्रीवास्तव। इसका भी कहानियों में, नाटक में इनमें नाम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के देखते हैं उपन्यास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। तो मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल रट रखे हैं कि अप्सरा, अलका और निरुपमा और प्रभावती, ये 4 औरतें हैं। 4 औरतों के नाम आपको सीक्वेंस से लगाने हैं कि अप्सरा और अलका, निरुपमा और प्रभावती। ठीक है। क्या करती हैं? चोटी की पकड़, काले कारनामे करती हैं। इस प्रकार से आप इनकी ट्रिक बना लें, महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी। गोविंद वल्लभ पंत, इनके उपन्यास है सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। ठीक है, ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। और आगे है भगवती प्रसाद वाजपेयी के, आप करना चाहें तो कर सकते हैं और छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। डायरी प्रविधि का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। तो हम तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार पढ़ रहे हैं और इनमें सबसे मुख्य जो थे वो मैंने आपको सारे उपन्यासकार और उनके उपन्यास बता दिए हैं। और जो मैंने कहा है छोड़ दो तो वो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी वाले बिल्कुल इतना डिटेल से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनके कर लें। बाकी नेट वाले बच्चे जो छोड़ा है उसको भी एक बार ध्यान से निकाल लें। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 में प्रकाशित
भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको ध्यान रखना है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास, अभी तक हमने प्रकृतिवादी उपन्यास, गांधीवादी उपन्यास, विचारधारा के उपन्यास पढ़े हैं, तो इसी प्रकार से सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी और वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना, इन तीनों के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। ठीक है, तो अब अगला आता है हमारा तृतीय उत्थान यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग, और इसे हम पढ़ेंगे तीसरी वीडियो में। अभी तक मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। पहली वीडियो मैंने डाली मुंशी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार, दूसरी हो जाएगी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, और तीसरी हो जाएगी प्रेमचंदोत्तर युगीन यानी कि उपन्यासकार। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया है, तो ध्यान रखना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।